हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, पेपर्स तो बहुत छुड़ा लिए, ठीक है, पेपर के मार्क्स भी आ गए हैं। बट अब पेपर में जहां पे मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं वहां पे इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए? कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जिनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? वही सब चीज लेके आए हैं आपके लिए सिर्फ 10 बस ये सीरीज में। ये अभियान आपके ही नाम किया गया है, आपके ही लिए किया गया है, इसीलिए आप लोगों का इसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड होना जरूरी है। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, सेकंड चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके मोस्ट प्रोबेबल 10 क्वेश्चंस जो कि पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और इस बार भी जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस बार विल बी स्टार्टिंग विद नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के इस टॉपिक में ये जो हमारा चैप्टर है इसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो में एक छोटी सी नई चीज भी आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है आइए चलिए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल क्या है? व्हाट वर द न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंडिया के ऊपर ऐसी क्या नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस आई थी? ये आप लोगों को क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरीके से भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है। डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, टैक्सेस को बढ़ाया गया था। अब देखिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर बढ़ गया है तो एक्सपेंडिचर को केटर करने के लिए, एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। अब पहली बार भारत में इंट्रोडक्शन किया गया इनकम टैक्स का। प्राइसेस ऑफ कमोडिटी दोगुना हो गई 1913 से 1918 के बीच में। मैं उसको आपको लिख के बता देता हूं। 1913 से 1918 के बीच में प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज जो थी वो दुगना हो गई। फोर्स रिक्रूटमेंट, कहां से फोर्स रिक्रूटमेंट किए जा रहे थे? विलेजेस से किए जा रहे थे। फोर्स रिक्रूटमेंट कहां से हो रहे थे? विलेजेस से हो रहे थे। अभी हम सबको एक छोटी सी चीज तो पता ही है कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश में से अगर हम लोग कृषक दैट इज फार्मर्स को ही फोर्स रिक्रूटमेंट के नाम पे फौज में भेज देंगे तो उनकी फसल तो खराब हो जाएगी। अब फसल खराब हो गई दैट मींस क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर हो गया, लोगों की जो है वो डेथ होने लगी, और इसमें गरीबी में आटा गीला इस तरीके से हो गया कि इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक आ गया। इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक आ गया जिसकी वजह से 12 to 13 मिलियन 12 to 13 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। ये है आप लोगों का एक आंसर। But sir, now how to learn this answer? How to keep this answer in mind? You have a very small trick named as DIIPFCI. ठीक है, DIIPFCI। ये कुछ वर्ड अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आपको पूरा ये आंसर जो है वो ध्यान हो जाएगा। इस ट्रिक के ऊपर थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा। Let us move towards the next question. Next question is, which events led to the infamous जलियांवाला बाग मैसेकर? अब जलियांवाला बाग जो है ये मैसेकर के बारे में हम सबको पता है, बट जलियांवाला बाग हुआ किस वजह से? What were the events which led to the जलियांवाला बाग मैसेकर? देखते हैं वो इवेंट्स कौन से थे। फर्स्ट, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1919। अब ये रॉलेट एक्ट जो था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ज्यादा हरिडली पास कर दिया था। अब इसके अगेंस्ट बहुत सारे सिटीज में रैलीज हुई, रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक, कम्युनिकेशन लाइंस वर डिसरप्टेड, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। लोकल लीडर्स जो थे, दो लोकल लीडर्स का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये जो लोग थे बिलोंगिंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इन लोगों को अमृतसर से जेल में बंद कर दिया गया था। अमृतसर पुलिस ने कुछ एक पीसफुल प्रोसेशन जो जा रहा था उसके ऊपर अटैक कर दिया, और जिसके वजह से बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड अटैक्स होने लगे। बैंक्स के ऊपर, जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर अटैक्स होने लग गए, हड़ताल होने लग गई और मार्शियल लॉ डिक्लेयर हो गया। अब ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आप लोगों को एक छोटी सी चीज से आप लोग ध्यान में रख सकोगे, दैट इज
ट्रिपल आर क्लॉ, ट्रिपल आर क्लॉ। ट्रिपल आर मूवी हम सबको पता है, RRR, एंड इसके बाद लगा देंगे हम लोग क्लॉ। तो ये जो RRR क्लॉ है, यही है आप लोगों का इस आंसर को ध्यान में रखते हुए ट्रिक। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत सारे लोग जो बैसाखी का फेयर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्यों? क्योंकि मार्शियल लॉ वाज इन प्लेस, क्योंकि मार्शियल लॉ उस समय लगाया गया था। ठीक है, मगर नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नो प्रिंट मीडिया, ये सब चीजें ना होने की वजह से लोगों को ये पता नहीं चल सका, एंड दे वेंट देयर फॉर सेलिब्रेटिंग बैसाखी। बट जनरल डायर ने एक क्रूरता पूर्वक वहां पे काम किया, जिसकी वजह से ये सब चीजें, दैट मींस जलियांवाला बाग का हत्याकांड हमको देखने को मिलता है। अब जलियांवाला बाग हुआ क्यों, तो ये रहेगा उसका आपका आंसर, और ये है आपकी छोटी सी ट्रिक। आप इसके ऊपर फोकस करके आप रिवर्स इंजीनियर करके अगर यहां पे आओगे तो आपको चीजें समझना आसान हो जाएगी। लेट अस मूव टू आवर थर्ड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। हाउ वाज नॉन कोऑपरेशन डिसाइडेड टू अनफोल्ड एंड व्हाट वर इट्स इकोनॉमिक इंपैक्ट्स? अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने की जब बात आई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने की बात आई गांधी जी द्वारा, कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने यह सोचा कि हमें नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए, तो नॉन कोऑपरेशन कैसे करें? नॉन कोऑपरेशन शुड बी डन इन 3 स्टेप्स। व्हाट वर दोस 3 स्टेप्स? चलिए देखते हैं। देखिए गांधी जी ने 3 स्टेप्स के बारे में बताया था। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था? सरेंडर ऑफ टाइटल्स। जो भी टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे गांधी जी को कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उनको, ये सब उन्होंने सरेंडर करने की बात कही। उसके बाद बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। जितने भी लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे, बच्चे जो थे, जो कॉलेज में जा रहे थे, स्कूल्स में जा रहे थे, इन सबको बोला गया कि आप लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर दीजिए। अगर ये सब होने के बाद ब्रिटिशर्स अगर हम लोगों के ऊपर रिप्रेसिव मेजर्स अपनाते हैं, अगर वो हमको रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वी विल डू फुल सिविल डिसोबीडियंस। व्हाट वी विल डू? फुल सिविल डिसोबीडियंस। अब यहां पे आपको हर बार मैक्सिमम टाइम्स जो एक क्वेश्चन जो हर बार परेशान करता है, वो क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। अब देखिए इसमें 2 सवाल आते हैं। व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो इंपैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विल बी डीलिंग विद दिस ओनली, दैट द सर्विसेज वर बॉयकॉटेड। बराबर है। और एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डाल देंगे कि जस्टिस पार्टी जो थी मद्रास की, जस्टिस पार्टी, ठीक है, इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया था। इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया था। दीज वर द जनरल इंपैक्ट्स। बट इकोनॉमिक इंपैक्ट्स इन जनरल इंपैक्ट से अलग है, इसीलिए हमें ये इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या हुए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? ध्यान दीजिए, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, इंपोर्ट वर हाफ एंड रिफ्यूज द ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। वो जो इंपोर्ट था, वो इंपोर्ट 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गया था। वो इंपोर्ट जो था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो चल रहे थे, वो 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गया था। ये सब चीजें हम लोगों द्वारा की गई थी। और ये जो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स है, इकोनॉमिक इंपैक्ट आप एक छोटे से एक्रोनिम से ध्यान में रख सकते हो। वो एक्रोनिम है बलबीर। वो एक्रोनिम क्या है? बलबीर। तो आप बलबीर को ध्यान में रखते हुए आपके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द मैसेज ऑफ स्वराज इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट कम्युनिटी? अब देखिए हुआ क्या। गांधी जी ने, नेहरू जी ने, ये दोनों ने मिलकर स्वराज का मीनिंग लोगों को समझाने की कोशिश की। लोगों को यह बताने की कोशिश की कि हमें स्वराज लाना है, हमारे पास हमारा राज होना चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब रूल विल बी डन बाय ब्रिटिश क्वीन। केवल हम लोग इंडिया में अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग विल बी डन बाय ब्रिटिश क्वीन। ये डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए था, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज। बट ये पूर्ण स्वराज जो है वो कुछ अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समझा गया। वो क्या समझा गया? देखिए,
सबसे पहले जो अवध के पीजेंट्स थे, जो अवध के पीजेंट्स थे, उन्हें लगा स्वराज का मतलब क्या? अबॉलिशन ऑफ बेगर। स्वराज का मतलब क्या? रिडक्शन इन रेवेन्यू। जो हम लोग रेवेन्यू पे कर रहे हैं उसमें रिडक्शन होना चाहिए। जो हम लोग बेगर कर रहे हैं, मतलब बिना पैसे के जो हमसे काम करवाया जा रहा है, उसको अबॉलिश किया जाना चाहिए। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ हाईली एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स, जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनका सोशल बॉयकॉट करना है। और वो उन्होंने किया भी। कैसे किया? बाय डूइंग नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद। ये नाई धोबी बंद जो किया गया, ये नाई धोबी बंद के थ्रू सोशल बॉयकॉट किया गया हाईली एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स का। किसके द्वारा? जो अवध के पीजेंट्स थे उनके द्वारा। तो अवध के पीजेंट्स ने स्वराज को इस तरीके से समझा। अगली बार हम लोग देखते हैं, अगली बारी आई आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स की। तो आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो एक एक्ट था, वो एक्ट था 1859 का इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। अब ये इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत हम लोग प्लांटेशन ओनर्स की परमिशन के सिवा, अगर वो लोग हमें प्लांटेशन ओनर्स अगर हमें परमिशन नहीं देते हैं तो हम लोग प्लांटेशन का काम छोड़ के नहीं जा सकते। और प्लांटेशन ओनर्स ये परमिशन कभी नहीं देते थे। इसीलिए स्वराज उनको ये लगा कि हमें हमारे जगहों पे लैंड मिलने वाली है, हम लोग यहां से बाहर निकल पाएंगे। दिस वॉज द मीनिंग विच वॉज इंटरप्रेटेड बाय द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम एंड ऑल द प्लांटेशन वर्कर्स इन द नियर बाय एरिया। दार्जिलिंग वगैरह जो एरियाज थे वहां पे जहां पे प्लांटेशन के काम चालू करवाए गए थे, वहां के प्लांटेशन ओनर्स को लगा कि अभी हमें हमारे जो विलेजेस है वहां पे लैंड मिलेगी। गांधी राज इज कमिंग, तो हमें प्लांटेशन वर्क छोड़ के चले जाना चाहिए। दिस वॉज द थॉट, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ स्वराज विच वॉज इंटरप्रेटेड बाय द प्लांटेशन वर्कर्स। लास्टली जो ट्राइबल्स थे, जो गुडम हिल में रहते थे, उन्होंने क्या किया? उनको लगा स्वराज का मतलब, उनको लगा कि जितने भी बैरियर उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सब हटा दिए जाएंगे। ऐसा उनको लगा जब उन्होंने स्वराज के बारे में सुना। जब उन्होंने स्वराज के बारे में सुना तो उनको लगा कि अभी हमारी फॉरेस्ट लैंड हमारी हो जाएगी, इसके ऊपर कॉलोनियल रूल का कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। जो उनसे बेगर करवाया जा रहा है, डेवलपमेंटल काम करवाए जा रहे हैं, उनके ही फॉरेस्ट को तोड़ के, तो उनको लगा कि यूज ऑफ फॉरेस्ट विल नॉट बी डन बाय द कॉलोनियल पीपल। ये था उनके लिए स्वराज का मतलब। तो स्वराज का आंसर एक छोटे से वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान में रखिएगा, पीपीटी। नाउ व्हाट इज पीपीटी? पीपीटी मींस पीजेंट्री, प्लांटेशन वर्कर्स एंड ट्राइबल्स। पीजेंट्री, प्लांटेशन वर्कर्स एंड ट्राइबल्स, ये तीनों के लिए स्वराज का मतलब कुछ और था। अंडरस्टूड? लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। Next question is, why was salt considered as a weapon of resistance against British rule and how was it implemented? Salt को ब्रिटिश रूल के खिलाफ हम लोग रेजिस्टेंस के तौर पे एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा क्यों सोचा गया? ऐसा इसीलिए सोचा गया क्योंकि सॉल्ट जो था वो सबके द्वारा समान मात्रा में कंज्यूम किया जाता था। द सॉल्ट वॉज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। सॉल्ट में कुछ भी मतभेद नहीं हुआ करते थे, ऊंच नीच का कुछ भी भाव नहीं था। ऐसा एक वेपन चाहिए था जो सबको यूनाइट कर सके, एंड सॉल्ट वाज दैट वेपन। द टैक्सेस इंप्लाइड ऑन द सॉल्ट वाज दैट वेपन। और इन्हीं टैक्सेस को कम करने के लिए सबसे पहले बात शुरू की गई। अब ये बात शुरू हुई और लॉर्ड इरविन के पास 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा गया। कितने डिमांड्स का? 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा गया कि अगर आप हमारे 11 डिमांड फुलफिल नहीं करते हो तो हम ब्रिटिश हुकूमत के 12 बजा देंगे। ये 12 टर्म ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि 12 मार्च से आपका शुरू होता है सॉल्ट मार्च। 12 मार्च से आपका क्या शुरू होता है? सॉल्ट मार्च। 11 डिमांड्स जो कि बोली गई थी इरविन को पास करने के लिए, ये डिमांड्स ऑल इंक्लूसिव थी, सभी लोगों की मिला के डिमांड थी, जिसमें का मेन डिमांड था आपका सॉल्ट के ऊपर के टैक्स को कम करना। सॉल्ट के ऊपर के टैक्स को कम करना। अब जब 11 डिमांड फुलफिल नहीं की गई तो 12 मार्च से जो सॉल्ट मार्च शुरू हुआ, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया? चलिए देखते हैं। 12 मार्च से
स्टार्ट किया गया सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। वर्ड्स की तरफ ध्यान रखिएगा, दिस इज सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। वर्ड्स की तरफ क्यों ध्यान देना है मैं आपको बताऊंगा अभी। वॉलंटियर्स कितने थे? गांधी जी स्टार्टेड विद 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से अपना ये सॉल्ट मार्च शुरू किया और लगातार डिस्टेंस कवर करते गए। कितना डिस्टेंस? 240 माइल्स एंड ही रीच्ड दांडी इन 24 days. He and his volunteers walked through every village coming in the path and they traced down the distance of 240 miles in 24 days. They traveled 10 miles per day, enlightening the people through their route. And on 6th April, they manufactured salt by boiling the sea water. Sea water को boil करके salt manufacture करने की जो मोनोपोली ब्रिटिशर्स लोगों ने ले ली थी, वो मोनोपोली को तोड़ा गया और नमक सत्याग्रह यहाँ पे कंप्लीट हुआ। This was the completion of the salt march and this was the beginning of the civil disobedience movement. ध्यान रखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ? जिस दिन आपका सॉल्ट मार्च खत्म हुआ। जिस दिन आपका सॉल्ट मार्च खत्म हुआ। और कहां पे खत्म हुआ? दांडी में खत्म हुआ। कहां पे खत्म हुआ? दांडी में। जो आपका सॉल्ट मार्च खत्म हुआ उसी दिन आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। ये छोटी सी चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। What were the expectations of different communities from स्वराज? स्वराज की ये जो बात रखी गई, जो सिविल डिसोबीडियंस की बात रखी गई, ये बात रखने के बाद बहुत सारी जो अलग अलग कम्युनिटीज थी उन लोगों के क्या एक्सपेक्टेशंस थे? हम भी जब किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस विद दैट मूवमेंट। तो वैसे ही जितने भी लोग थे उन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, लेट अस सी टू इट। नाउ अलग अलग तरीके के लोग थे। सबसे पहले द रिच पीजेंट्स ऑफ गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। अब रिच पीजेंट्स ऑफ गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, उनका ये कहना था, क्या कहना था? देखिए 1925 से लेके 1928 तक, ये जो लेट 1920s वाला पीरियड था, इस दौरान एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थी, मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स जो थे, उनको प्राइसेस बहुत कम मिल रहे थे। तो उनका ऐसा कहना था, उनका मींस द रिच पीजेंट्स ऑफ गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, उनका ये कहना था कि ये जो हाई रेवेन्यू है इसको रिड्यूस किया जाए। ब्रिटिशर्स लोग जो उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं उसको थोड़ा डिक्रीज किया जाए। क्यों? क्योंकि उनको उनके ही प्रोडक्ट्स को प्रॉपर प्राइसेस नहीं मिल रही है, इसीलिए वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ गए। नेक्स्ट, पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स, द अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड। जो उनका अनपेड रेंट है, अब जब रिच लैंडलॉर्ड्स के पास ही कुछ नहीं बच रहा है तो उनके फार्म पे काम करने वाले पीजेंट्स के पास तो क्या ही बचेगा, और वो लोगों को रेंट भी पे करना है अपनी जमीन का। तो उनका ये कहना था कि हमने जो भी रेंट हमारा अनपेड बचा हुआ है इसको रेमिट कर दिया जाए, इसको माफ कर दिया जाए। और इसलिए उन्होंने एक नो रेंट कैंपेन भी शुरू किया था। एक नो रेंट कैंपेन भी शुरू किया था। ये नो रेंट कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये पुअर पीजेंट्स के द्वारा शुरू किया गया था। Next, the business class. Now, what did the business class wanted? The business class wanted the protection against import of foreign goods. अगर फॉरेन से ही बहुत ज्यादा गुड्स हमारी कंट्री में आ जाएंगे तो हमारा लोकल मार्केट कैसे डेवलप हो सकेगा? हमारी लोकल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होंगी? हमारे लोकल बिजनेसमैन कैसे आगे बढ़ सकेंगे? इसीलिए इन लोगों ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखी और एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नाउ आप लोगों को बताना है अभी कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स? आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नाउ व्हाट वर द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स? इंडस्ट्रियल वर्कर की डिमांड एक छोटे से मैथ्स के जो आप लोगों के सिंबल्स है उनसे ध्यान में रखनी है। सर प्लस मतलब क्या? कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर क्या बढ़ाने की बात करेगा? वेजेस बढ़ाने की बात करेगा। सो प्लस स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन वेजेस। क्या कम करने की बात करेगा? यस, ड्यूरेशन या फिर टाइम जो है, वर्किंग आवर्स कम करने की बात करेगा, वर्किंग आवर्स। और उसको क्या प्रॉपर चाहिए होगा? उसको प्रॉपर चाहिए होगी वर्किंग कंडीशंस। दैट मींस इंडस्ट्रियल वर्कर्स की क्या डिमांड थी? इंक्रीज इन वेजेस,
डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, दैट मींस प्लस माइनस इक्वल टू। इसीलिए प्लस माइनस और इक्वल टू यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। लास्टली, what did the women wanted? They wanted the rights in the society. पहली बार ऐसा हुआ था गांधी जी के आने के बाद कि women started participating in the movement. Now, when they started participating in the movement, they wanted some rights in the society. That is why they eagerly participated. Women's की डिमांड केवल यही थी कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। वो उसी अधिकार के लिए हर मूवमेंट में गांधी जी के आने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, the movement after Gandhiji's return from South Africa was all the inclusive movements. जो भी मूवमेंट उसके बाद हुई वो समावेशी थी, सबको साथ में लेके चलने वाली थी, और वहीं पे विमेन्स का भी रोल इंक्रीज हो गया। तो these were the demands of the individuals. जो भी लोग थे वो स्वराज से ये सब चीजें चाहते थे। स्वराज मतलब क्या? स्वराज मतलब इनके लिए ये सब चीजें। स्वराज का मतलब जो हर किसी के द्वारा अलग अलग इंटरप्रेट किया गया था, तो स्वराज से इनकी ये डिमांड्स थी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। Why did Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement and what were his thoughts for the सत्याग्रहीज? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने के बारे में क्यों सोचा? कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि गांधी जी को यह लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर देना चाहिए। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। There was a चौरी चौरा इंसिडेंट which happened on February 1922. चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की जो एक जगह है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन को भीड़ के द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें कई सारे पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। अब कई सारे पुलिस वालों की मृत्यु हो गई एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो कि कैसा होना चाहिए था, जिसमें अहिंसा नहीं होनी चाहिए थी। अहिंसा का वायोलेशन हुआ था, अहिंसा का वायोलेशन हुआ था। इसीलिए ये आपका जो NCM है, इसको क्लोज कर दिया गया था, इसको विड्रॉ कर दिया गया था। NCM को विड्रॉ कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अहिंसा हुई थी। क्योंकि क्या हुआ था? अहिंसा हुई थी। देयर वाज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन। व्हाट गांधी जी थॉट? गांधी जी को यह लगता था कि जितने भी सत्याग्रही है उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए। वी नीड टू फाइट फॉर आवर राइट, बट वी शुड नॉट टेक द राइट ऑफ अदर्स। गांधी जी एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो ये मानते थे कि हमें सच का साथ देना है, मगर किसी दूसरे को आहत किए बिना। इसीलिए हमें हमारे अंदर डिसिप्लिन लाना चाहिए, और लोगों को, मतलब जो हमारे सत्याग्रही है, उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अब फियर ऑफ एस्केलेशन, एस्केलेट होने का डर उनके मन में लगा हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये देखा कि मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिलहाल के लिए बंद कर देना चाहिए। अब नॉन कोऑपरेशन के जस्ट बाद एक छोटे से पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, 1923 का वो ईयर है और नाम है स्वराज पार्टी। नाम है स्वराज पार्टी, विच वॉज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड NC केलकर और CR दास। ठीक है, CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड NC केलकर, इन लोगों के द्वारा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। कब? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया गया और अभी इन्हें काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था। दैट इज व्हाई दे फॉर्म्ड अ स्वराज पार्टी। ये छोटा सा MCQ टाइप क्वेश्चन आप लोगों को शायद परेशान कर सकता है, तो इसलिए इसके तरफ भी आप लोग ध्यान देंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अब देखिए, हर मूवमेंट हमारे हिसाब से हो, हर मूवमेंट वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऐसा होना संभव नहीं है। और ऐसा ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ भी हुआ। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ये सब चीजें जो हुई, ये हम लोग अंत में देखेंगे इस आंसर के कि ऐसा क्यों हुआ। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ध्यान दीजिए,
The first limit was the limited Dalit participation. The people belonging to depressed class, the people whom were called as Harijans by Gandhi ji, जिनको गांधी जी ने हरिजन्स कहा था, इन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम था. Why were the participation of the depressed class association very less? The participation was very less because they were considered untouchables. And the so-called Sanatanis felt that कि अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा. The Sanatanis do not wanted the Dalit participation. That is why they secluded themselves. दलित्स ने अपने आप को seclude कर लिया, उन्होंने अपने आप को इसमें include नहीं किया. Whereas उन लोगों ने एक अपनी ही डिमांड रखी जो थी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी गई. मगर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड गांधी जी तक जब पहुंची कि सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया गया है ब्रिटिशर्स द्वारा, तो वो फास्ट अनटू डेथ पे चले गए और तभी उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मनाया. एंड दे साइंड पूना पैक्ट इन द ईयर 1932. And this Pune Pact provided what? This Pune Pact provided some reserved constituencies. It provided some reserved constituencies. I am leaving you with a very small question with respect to this topic कि पूना पैक्ट 1932 में जब साइन किया गया, उस समय गांधी जी आगा खान पैलेस में थे पूना के, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज फ्री. तो गांधी जी के बिहाफ पे किसने साइन किया था पूना पैक्ट पे? ये है आप लोगों के लिए सवाल. चलिए आगे देखते हैं. मुस्लिम एलिनिएशन. नाउ व्हाई वर मुस्लिम्स एलिनिएटेड? A party which was called as Hindu Mahasabha. This Hindu Mahasabha was formed. What was formed? हिंदू महासभा जो एक पार्टी है उसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.R. Jayakar denied that the Muslims should not get reserved constituencies in eastern and western areas. They wanted the reserved constituencies in Punjab and Bengal. The Muslims wanted reserved constituencies in Punjab and Bengal. But M.R. Jayakar said that we should not be giving reserved constituencies to the Muslim people. And then and only then Muslims started feeling that the Indian National Congress is somewhere down the line inclined towards the Indian National Congress. The Indian National Congress is inclined towards Hindu Mahasabha. So it is inclined towards the Hindus more rather than the Muslims. That is why they started feeling alienated. Varying interpretations of Swaraj. Just we learned, हम लोगों ने अभी बहुत सारे आंसर्स में देखा कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस मान लिए थे स्वराज के लिए. British repression. How did Britishers repress? Britishers repressed by arresting main leaders and most importantly arresting Gandhi ji. Gandhi ji was arrested. Subhash Chandra Bose was arrested. Jawaharlal Nehru was arrested. ये जितने भी मेन लोग हैं इन सभी को अरेस्ट किया था इसी दौरान. Disappointment of the rich peasants. Now, why were rich peasants disappointed? The rich peasants were disappointed because जो भी revenue की बात की गई थी, the civil disobedience movement was never touching the point of revenue. That is why this was their main requirement कि revenue को कम किया जाए, और उसी के ऊपर जब बात नहीं हो रही थी, so these rich peasants were disappointed. And lack of industrial workers employment. देखिए, इंडस्ट्रियल वर्कर का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए कम था बिकॉज द कांग्रेस पार्टी used to get itself into a dilemma. What was those dilemma? Either to support Hindus or Muslims, either to support rich or poor. So if they started supporting the Hindus, the Muslims would get alienated. If they started supporting the rich peasants or the businessmen, the industrial workers started alienation. उनको लगा कि हम लोगों के बारे में तो सुना ही नहीं जा रहा है, तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सीडीएम में पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा. अब सीडीएम में पार्टिसिपेशन कम रहने का एक और रीजन है. वो रीजन क्या है समझते हैं. वो रीजन ये है कि जब एनसीएम स्टार्ट हुआ था, एनसीएम का पूरा नाम है बेटा
खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में। वेयर एज, अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर आप अपने दोस्त के साथ नागपुर से बॉम्बे जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए निकले और बीच रास्ते में ही उतर गए और उसको आपने बताया नहीं, तो उसको कैसा लगेगा? जी बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ था खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय कि हिंदूज मुस्लिम्स दोनों यूनाइट होके एक मूवमेंट में साथ तो चढ़े, मगर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन बीच में ही विड्रॉ कर लिया। वेयर जितने भी लोग उस समय जुड़े थे, सभी लोग, पीजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सभी लोग जो थे वो सब उसमें जुड़े थे, मगर बीच में ही विड्रॉ हो जाने के कारण उनको ये लगा कि अगली बार भी हम अपना सब काम धंधा छोड़ के आ जाएंगे और हमारे बारे में सुना नहीं जाएगा, हमारी बात नहीं कही जाएगी। दैट इज व्हाई most of the people do not participated in the civil disobedience movement. These are the key things which you need to keep in your mind. ठीक है, ये चीजें देख लीजिए। Now let us move towards our next probable question. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. Justify the statement. Now this statement might look that it is somewhere down the line related to sense of collective belonging. Yes, this question is similar to the question which we read, which we understood with the first question itself of our rise of nationalism in Europe. जो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का जो पहला सवाल था हमारा, जो कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में कहता था, ये सवाल भी इंडिया के रिस्पेक्ट में कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में कहता है। इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल। द स्ट्रगल वाज अ यूनाइटेड स्ट्रगल बिटवीन ऑल द पीपल ऑफ कंट्री, बिटवीन ऑल द पीपल ऑफ कंट्री। ये इसलिए क्योंकि हमारे कंट्री में कोई पोर्शन ऐसा तो नहीं था कि जिन्हें प्रिविलेजेस मिल रही थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। Everyone was united in the struggle against this Britisher. हाँ, भले ही बात ये हो सकती है, they were not united at one point of time. They were not channelizing their energy at one point of time, but they were united in their struggle. Second point is cultural process. Cultural process includes folk songs, folk dance, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस। इसके थ्रू जो हम लोग रोमांटिसिज्म में देखते हैं वही है हमारा कल्चरल प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। फोक सॉन्ग और फोक डांसेस के थ्रू हमने लोगों में कल्चरल नेशनलिज्म लाने की कोशिश की, कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने की कोशिश की। जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तब हम भारत माता के पेंटिंग की बात करते हैं। द पेंटिंग ऑफ भारत माता ड्रॉन बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। इसमें यह बताया गया कि भारत माता की जो इमेज है, इट इज व्हाट? इट इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड एस्थेटिक। ये किसके द्वारा बताया गया? ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ बुक्स वर रिटन बाय नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री द्वारा लिखा गया अ 4 वॉल्यूम बुक ऑन साउथ फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इट वाज अ 4 वॉल्यूम बुक। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारे फोक टेल्स, बहुत सारे बैलेड्स लिखने की कोशिश की, लोगों के अंदर कल्चरल नेशनलिज्म लाने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड फ्लैग, स्वराज फ्लैग एंड स्वदेशी फ्लैग। स्वराज फ्लैग एंड स्वदेशी फ्लैग, जिसमें आप लोगों का चरखा और लोटस का समावेश था। एंड लास्ट वाज द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रीइंटरप्रेटेड इन द वेज दैट कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया वाज अ वेरी नाइस कंट्री। The ancient India is always called as the golden period of our country. Why? Because only then the Indians used to live in India, and that is how it was portrayed that कि India बाहरी आक्रमणकारियों के आने के पहले the foreign invaders, the foreign जो रूलर्स हमारे यहाँ पे आके रूल किए थे, उनके पहले हमारा देश एक बहुत अच्छा देश हुआ करता था। Not to forget a very small thing which needs to be written here is hymns. Hymns composed, hymns written by
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट एंड इन रिलेशन विद द कलेक्टिव बिलोंगिंग ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूरोप। जैसा यूरोप का कलेक्टिव बिलोंगिंग है, वैसे ही यहाँ का, दैट इज इंडिया का कलेक्टिव बिलोंगिंग is represented through these points. Now let us move towards the next most probable question, and this next most probable question is your math question. The question number 9, which will be coming in your history paper, will be having two options which you need to solve. इसमें 8 locations हमको देखनी पड़ेगी. With these 8 locations, from these 8 locations, we need to select at least 2 locations correctly. हमें कोई भी 2 लोकेशंस करेक्टली मार्क करनी पड़ेगी, कोई भी 2 लोकेशंस हमें करेक्टली बतानी पड़ेगी। हमको ये पूछा जाएगा, ये 2 लोकेशंस को ए या बी नाम से ये पूछा जाएगा कि ये लोकेशंस कौन सी है। तो हमें कम से कम 8 लोकेशंस पता होना जरूरी है, जिसमें से कोई भी 2 लोकेशन हम लोग समय पे सही तौर से लिख सके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग लोकेशंस को स्प्लिट कर लेते हैं। लेट अस स्प्लिट दिस लोकेशंस, लेट अस स्प्लिट इट अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स। Let us consider the first event. First event considered to be the INC sessions. पहले के इवेंट कौन सा है? आपके INC के जो सेशन हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला सेशन रहेगा आप लोगों का यहां, दैट इज 1920 कैलकाटा सेशन। दूसरा है आप लोगों का यहां, दैट इज सेम 1920 नागपुर सेशन। Next we have 1927 Madras session. 1927 Madras session. Now after these sessions, let us move towards the movements run by गांधी जी। गांधी जी द्वारा भारत में आने के बाद कुछ मूवमेंट्स रन किए गए थे, कुछ सत्याग्रह रन किए गए थे। तो what were those सत्याग्रह? Where did those सत्याग्रह took place? The सत्याग्रह by गांधी जी। The satyagrahas. There were 3 satyagrahas. First satyagraha took place in Champaran. First satyagraha took place in Champaran. Champaran satyagraha 1917 with respect to indigo plantation. The next satyagraha was in Kheda. The next satyagraha was in Kheda. And the last satyagraha was in Ahmedabad. The last satyagraha was in Ahmedabad. So these are the 3 things, 3 satyagrahas and 3 Indian National Congress sessions. Now we are left with 2 to 3 more locations. Let us see what are those locations. The first among them is Jallianwala Bagh massacre in Amritsar. Jallianwala Bagh massacre, which took place in 1919. And the last among them is Chauri Chaura incidents, which took place in 1922. Chauri Chaura. The Chauri Chaura incidents took place in 1922. Champaran 1917, Kheda, Ahmedabad, Nagpur session, Madras session, Calcutta session, Jallianwala Bagh and Chauri Chaura. These will be the locations which you need to keep in mind. Amongst these, इन्हीं लोकेशंस में से कोई 2 लोकेशंस आपको ए या बी के नाम से मार्क करके आ सकते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए, उन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इनमें से कोई भी 2 लोकेशंस मार्क करनी पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन।